गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ डिजीज अर्थात रोगों के प्रकार के संबंध में अध्ययन करेंगे। रोगों के प्रकार के संबंध में अध्ययन करने से पूर्व मैं शरीर की स्वस्थ और रोगग्रस्त अवस्थाओं के संबंध में थोड़ा सा आपको बताऊं। WHO की परिभाषा के अनुसार जब शरीर के सभी अंग अथवा संपूर्ण शरीर सामान्य रूप से सुचारू रूप से कार्य करने में सक्षम होता है तो यह शरीर की स्वस्थ अवस्था कहलाती है। परंतु जब किन्हीं कारणों से, चाहे वह आनुवंशिक कारण हो अथवा कोई उपार्जित कारण हो, इन कारणों से जब शरीर का कोई अंग अथवा संपूर्ण शरीर सामान्य रूप से कोई कार्य करने में अक्षम हो जाता है तो यह शरीर की रोगग्रस्त अवस्था कहलाती है। आज के इस वीडियो में हम लोग रोगों के प्रकार के संबंध में अध्ययन करेंगे। मनुष्य अथवा किसी भी जंतु में जो रोग होते हैं उनको दो भागों में विभाजित करके उनका अध्ययन किया जाए तो काफ़ी सुगमता होगी। मनुष्यों में कुल दो प्रकार के रोग होते हैं। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो मनुष्य में जन्म से ही होते हैं। ऐसे रोगों को कंजेनाइटल डिजीज अर्थात जन्मजात रोग कहा जाता है। यह जन्मजात रोग जीनिक उत्परिवर्तन के कारण अथवा गुणसूत्रीय असामान्यताओं के कारण या गर्भावस्था में कुछ वातावरणीय कारकों के कारण हो सकते हैं। परंतु मनुष्यों में कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जो जन्म के बाद जीवन की किसी भी अवस्था में, जीवन की किसी भी उम्र में यह रोग हो सकते हैं। ऐसे रोग जो जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं, ऐसे रोगों को एक्वायर्ड डिजीज अर्थात उपार्जित रोग कहा जाता है। उपार्जित रोगों का कारण या तो वायरस हो सकता है अथवा जीवाणु, कवक या प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि मनुष्य को बहुत दिनों तक कुछ पोषक पदार्थों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता न हो पाई हो, अर्थात भोजन में पोषक पदार्थों की कमी के कारण भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं। ऐसे सभी रोग जो मनुष्य में अथवा किसी भी जीव में जन्म के बाद जीवन की किसी भी अवस्था में उत्पन्न होते हैं, ऐसे रोगों को उपार्जित रोग कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वप्रथम अध्ययन करें कंजेनाइटल डिजीज अर्थात जन्मजात रोगों के संबंध में। जन्मजात रोगों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, जीन उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होने वाले जन्मजात रोग। नंबर 2, गुणसूत्रीय असामान्यताओं द्वारा उत्पन्न होने वाले जन्मजात रोग। और नंबर 3, गर्भावस्था में कुछ वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न होने वाले रोग। लेकिन जो जीनिक उत्परिवर्तन अथवा गुणसूत्रीय असामान्यताओं के कारण उत्पन्न होने वाले जन्मजात रोग होते हैं, ये रोग वंशागत भी होते हैं, आनुवंशिक रोग होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वह संतानों में ट्रांसफर होते रहते हैं। परंतु ऐसे जन्मजात रोग जो गर्भावस्था में वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न हो जाते हैं,
ये रोग वंशागत नहीं होते हैं। जैसे आप कुछ बच्चों को देखते होंगे कि जन्म से ही उनके होंठ कटे रहते हैं, या कुछ बच्चों में यह देखा जाता है कि जन्म से ही उनके हार्ट के किसी पार्ट में अनियमितताएं आ जाती हैं, जिसके कारण हार्ट की फंक्शनिंग ठीक ढंग से नहीं होती है। बच्चा अस्वस्थ सा बना रहता है हमेशा। ऐसे सभी रोग न तो जीनिक उत्परिवर्तन द्वारा होते हैं, न ही गुणसूत्रीय असामान्यताओं के कारण होते हैं। ऐसे सभी रोग गर्भावस्था में कुछ वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। वातावरणीय कारकों के कारण संतानों में उत्पन्न होने वाले जन्मजात रोग पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे जन्मजात रोग जो जीनिक उत्परिवर्तन अथवा गुणसूत्रीय असामान्यताओं के कारण हो जाते हैं, ऐसे जन्मजात रोग पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। आइए सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं जीनिक उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के संबंध में। जीनिक उत्परिवर्तन द्वारा संतानों में जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उनमें प्रमुख रूप से एल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस है। इन सभी रोगों के संबंध में हम एक एक करके विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं एल्केप्टोन्यूरिया के संबंध में। एल्केप्टोन्यूरिया एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति जब पेशाब करता है तो वायु के संपर्क में आने के कुछ ही समय बाद यह पेशाब काली पड़ जाती है। ऐसे लोगों में आर्थराइटिस भी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल के उपापचय की एक अवस्था में ऐसे व्यक्तियों में फिनाइल एलेनिन नामक एक पदार्थ बनता है, और इस फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल की अगली अवस्था जो होती है, जिसमें होमोजेंटेसिक अम्ल बनता है, इस होमोजेंटेसिक अम्ल के आगे उपापचय के लिए उसमें जो एंजाइम टायरोसिनेज नामक एंजाइम चाहिए, यह टायरोसिनेज नामक एंजाइम्स इनमें नहीं बन पाते हैं, जिसके कारण फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन के उपापचय में बनने वाला जो होमोजेंटेसिक अम्ल है उसका आगे उपापचय नहीं हो पाता है, और इसी पदार्थ की इनके ब्लड में अधिकता होने लगती है, जो मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलने लगता है, और कुछ समय बाद वह मूत्र काला पड़ जाता है, जिस बीमारी को एल्केप्टोन्यूरिया कहा जाता है। अब आइए हम बात करते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया के संबंध में। फिनाइलकीटोन्यूरिया भी एक जीनिक उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। इसमें टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल के आगे विखंडन से जो फिनाइल एलेनिन बनता है, इस फिनाइल एलेनिन के आगे विखंडन करने के लिए जो फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है, यह एंजाइम्स इन व्यक्तियों में नहीं बनते हैं, जिसके कारण फिनाइल एलेनिन की मात्रा ब्लड में बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्तियों में मेंटल डेफिशिएंसी हो जाती है। तंत्रिका तंत्र भी उनका ठीक ढंग से नहीं कार्य करता है। ऐसे रोगी फिनाइलकीटोन्यूरिया के रोगी कहलाते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं एक ऐसे रोग के संबंध में जो जन्मजात रोग है, जीनिक उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। ऐसे रोग को कहा जाता है एल्बिनिज्म। इस एल्बिनिज्म में इस एल्बिनिज नामक रोग में
जो व्यक्ति होता है उसके शरीर का नेचुरल कलर नहीं आ पाता है। आप जानते हैं कि शरीर में त्वचा का रंग और बालों का रंग मेलानिन नामक रंगा पदार्थ के कारण होता है, लेकिन जो व्यक्ति एल्बिनिज्म के रोगी होते हैं ऐसे व्यक्तियों में इस मेलानिन को उत्पन्न करने वाले एंजाइम्स नहीं बन पाते हैं, क्योंकि मेलानिन नामक पदार्थ के संश्लेषण हेतु जो एंजाइम्स बनते हैं वो प्रबल जीन के नियंत्रण में बनते हैं, और ऐसे व्यक्ति इस मेलानिन नामक रंगा पदार्थ के जीन्स के लिए सुप्त होते हैं। इसलिए इन व्यक्तियों में इस मेलानिन नामक पदार्थ का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनकी त्वचा का रंग सफ़ेद हो जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं और उनको तीव्र प्रकाश में स्पष्ट रूप से दिखाई भी नहीं देता है, चकाचौंध लगती है। इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं सिकल सेल एनीमिया के संबंध में। सिकल सेल एनीमिया भी एक जीनिक उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। ऐसे रोग में यानी सिकल सेल एनीमिया के रोग में जो व्यक्ति होते हैं उनकी ब्लड की आरबीसी पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं हो पाती है और वह हंसियाकार हो जाती है, जिसके कारण उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम आती है। और आप जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है यह हीमोग्लोबिन ही शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो जिन व्यक्तियों में यह आरबीसी हंसियाकार हो जाता है ऐसे व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया के रोगी कहलाते हैं। इसके बाद अब हम हीमोफीलिया के संबंध में अध्ययन करें। हीमोफीलिया भी जीनिक उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होने वाला एक रोग है, जिसमें चोट लगने पर व्यक्ति के रुधिर का थक्का नहीं जमता है और बहुत अधिक रक्तस्राव होने के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। हीमोफीलिया एक रिसेसिव जीन कैरेक्टर है। जानते हैं कि एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य में यदि वह शराबी और हीमोफीलिया का रोगी नहीं है तो चोट लगने के बाद 2 से 8 मिनट में उसका रक्त जम जाना चाहिए, लेकिन हीमोफीलिया के रोगियों में यह ब्लड की क्लॉटिंग लेट से होती है। ऐसा इसलिए होता है कि उनके ब्लड में जो प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक फाइब्रस प्रोटीन्स होती है उसका ठीक ढंग से संश्लेषण नहीं हो पाता है, इसलिए इनमें ब्लड की क्लॉटिंग इस सीमित समय में नहीं हो पाती है और बहुत अधिक रक्त बहने के कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके बाद आइए हम बात करें कलर ब्लाइंडनेस के संबंध में। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लाल और हरे कलर में अंतर नहीं बता पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कलर ब्लाइंड कहा जाता है और इस बीमारी को कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इस कलर ब्लाइंडनेस को प्रोटॉन दोष भी कहते हैं। कलर ब्लाइंड जो व्यक्ति होते हैं उनको ट्रैफिक पुलिस, ड्राइवर और पायलट नहीं बनाया जाता है, क्योंकि वह लाल और हरे कलर में अंतर ही नहीं कर पाते हैं और आगे एक्सीडेंट की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को ट्रैफिक पुलिस, ड्राइवर और पायलट नहीं बनाया जाता है। अब आइए हम बात करते हैं गुणसूत्रीय असामान्यताओं के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों के संबंध में। आप जानते हैं कि मनुष्य की प्रत्येक दैहिक कोशिका में कुल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और यह क्रोमोसोम्स सदैव जोड़ियों के रूप में रहते हैं। अतः मनुष्य की प्रत्येक दैहिक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इनमें से
प्रारंभ के 1 से 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनको ऑटोसोम्स कहते हैं। शेष 23वीं जोड़ी का जो क्रोमोसोम्स होता है इसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ऑटोसोम्स पर व्यक्ति में दैहिक लक्षणों को निर्धारण करने वाले जीन्स होते हैं, इसलिए ऑटोसोम्स को सोमैटोसोम्स भी कहते हैं। और 23वीं जोड़ी के जो क्रोमोसोम्स होते हैं यह पुरुषों में XY तरह के और स्त्रियों में समान तरह के अर्थात XX होते हैं। अतः इस सेक्स क्रोमोसोम्स को हेटेरोसोम्स भी कहते हैं और यह सेक्स क्रोमोसोम्स ही संतानों में लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। अब आइए हम अध्ययन कर लें कि ऑटोसोम्स की अनियमितताओं और सेक्स क्रोमोसोम्स की अनियमितताओं के कारण संतानों में कौन कौन से रोग होते हैं, उसका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करें तो आपको यह मिलेगा कि ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स दोनों में अनियमितताओं के कारण संतानों में आनुवंशिक रोग हो जाते हैं और वे जन्मजात रोग पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं डाउन सिंड्रोम के संबंध में, और यह डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और क्री-डू-चेट सिंड्रोम्स जो होते हैं यह ऑटोसोम्स की अनियमितताओं के कारण संतानों में उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं। जो टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं यह सेक्स क्रोमोसोम्स की अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं ऑटोसोम्स की असामान्यताओं के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों के संबंध में। उसमें है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का पता सर्वप्रथम डाउन्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। डाउन सिंड्रोम में जो संतानें उत्पन्न होती हैं उनमें 21वीं जोड़ी के ऑटोसोम की एकाधिसूत्रता हो जाती है। इस तरह से उत्पन्न होने वाली संतानों में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वह 21वीं जोड़ी के ऑटोसोम्स 2 की जगह 3 हो जाते हैं। इस तरह से जो संतानें उत्पन्न होती हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। और डाउन सिंड्रोम्स से जो ग्रसित संतानें होती हैं उनकी गर्दन छोटी होती है, त्वचा खुरदुरी और रूखी होती है, सिर गोल सा होता है, उंगलियां ठूंठदार होती हैं, पेट बाहर की तरफ निकले रहते हैं और ये अल्पायु होते हैं। इसके बाद बात करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम के संबंध में। एडवर्ड सिंड्रोम की खोज सर्वप्रथम एडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था और एडवर्ड सिंड्रोम भी ऑटोसोम्स की असामान्यताओं के कारण उत्पन्न होने वाले रोग हैं, लेकिन इसमें 18वीं जोड़ी के ऑटोसोम्स की एकाधिसूत्रता अर्थात ट्राइसोमी हो जाती है। 18वीं जोड़ी का एक क्रोमोसोम इन संतानों में अधिक हो जाता है। इस तरह से जो उत्पन्न होने वाली संतानें होती हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या 1 अधिक हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जो एडवर्ड सिंड्रोम्स होते हैं इनका कद छोटा होता है, गर्दन छोटी और मंद बुद्धि वाले होते हैं। यह अल्पायु होते हैं, बहुत कम उम्र तक ही यह जिंदा रह पाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पटाउ सिंड्रोम के संबंध में। जो पटाउ सिंड्रोम होते हैं इसमें 13वीं जोड़ी के ऑटोसोम्स की एकाधिसूत्रता हो जाती है।
इस तरह से जो संतानें उत्पन्न होती हैं उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या 46 की बजाय 47 हो जाती है। और पटाउ सिंड्रोम की खोज पटाउज नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑटोसोम्स की अनियमितताओं के कारण संतानों में एक और भी आनुवंशिक रोग हो जाता है जिसको क्री-डू-चैट सिंड्रोम कहा जाता है। ये जो क्री-डू-चैट सिंड्रोम होते हैं इनमें पांचवी जोड़ी के एक गुणसूत्र की कुछ भुजाओं का डिलीशन हो जाता है। यानी क्री-डू-चैट सिंड्रोम में पांचवी जोड़ी के गुणसूत्र की एक भुजा का कुछ भाग छोटा रह जाता है और ऐसे बच्चे जब रोते हैं तो बिल्ली के रोने जैसी आवाज़ निकलती है। इसलिए ऐसे सिंड्रोम को कैट क्राई सिंड्रोम भी कहा जाता है। अब इसके बाद आइए हम अध्ययन करें कि ऐसी संतानें जिनमें लिंग गुणसूत्रों अर्थात सेक्स क्रोमोसोम की असामान्यताएं हो जाती हैं उनमें कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम की असामान्यताओं के कारण दो तरह के आनुवंशिक रोगों के बारे में वैज्ञानिकों को पता चला है और वह जो दो सिंड्रोम्स उत्पन्न होते हैं उनमें टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम है। जो टर्नर्स सिंड्रोम होते हैं इनमें ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स की संख्या तो सही रहती है परंतु 23वीं जोड़ी के जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें एक गुणसूत्र की संख्या की कमी हो जाती है। इस तरह से जो टर्नर सिंड्रोम होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या 2n-1 हो जाती है। अतः जो संतानें उत्पन्न होती हैं उनमें 22 जोड़ी ऑटोसोम्स प्लस एक एक्स क्रोमोसोम्स अर्थात कुल 45 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। इस टर्नर सिंड्रोम का पता सर्वप्रथम टर्नर नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। और जो टर्नर सिंड्रोम होते हैं वे मादाएं ही होती हैं लेकिन इन मादाओं में संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है क्योंकि इनकी 23वीं जोड़ी में एक क्रोमोसोम्स की कमी होती है जिसके कारण उनमें अंडाशय का विकास ठीक ढंग से नहीं होता है। उस अंडाशय में अंडजनन और की क्रियाएं नहीं होती हैं, उनमें मासिक धर्म स्टार्ट नहीं होते हैं, उनके अंडाशय का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है और उनमें एक्सटर्नल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ठीक ढंग से विकसित नहीं होते हैं अर्थात उनमें स्तन ग्रंथियों का विकास ठीक ढंग से नहीं होता है। और यह टर्नर्स सिंड्रोम वे मादाएं होती हैं जो संतान उत्पन्न करने में अक्षम होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम के संबंध में। क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम भी सेक्स क्रोमोसोम्स की असामान्यताओं के कारण उत्पन्न होते हैं लेकिन इनमें गुणसूत्रों की संख्या 22 जोड़ी ऑटोसोम्स प्लस XY हो जाती है अर्थात यह लिंग गुणसूत्रों की एकाधी सूत्रता के कारण उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं। इस तरह से जो संतानें उत्पन्न होती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। जो क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम होते हैं वे ऐसे नर सिंड्रोम होते हैं जिनमें नर के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स विकसित नहीं होते हैं। क्योंकि इनमें XX सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं इसलिए इनमें कुछ स्त्रियोचित लक्षण भी विकसित हो जाते हैं। यानी क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम्स वे नर होते हैं
जिनमें स्त्रियों जैसे लक्षण विकसित हो जाते हैं। और इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में दाढ़ी और मूछें नहीं आती हैं, उनकी आवाज़ मेलोडियस हो जाती है, यानी आवाज़ उनकी पुरुषों जैसी बोल्ड नहीं रहती है, स्त्रियों जैसी हो जाती है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें स्त्रियों जैसे स्तन ग्रंथियां भी विकसित हो जाती हैं। ऐसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को गायनेकोमैस्टिया भी कहा जाता है। इस तरह से हमने आपको कंजेनाइटल डिजीज अर्थात जन्मजात रोग के संबंध में बताया। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो जो टाइप्स ऑफ डिजीज पार्ट 2 के नाम से यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, उसमें एक्वायर्ड डिजीज अर्थात उपार्जित रोगों के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। आप सभी लोग मेरे यूट्यूब वीडियो को ठीक ढंग से देखें, उस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखें और अपने तो सब्सक्राइब करें ही, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, उनको शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।